हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 to 12 जो कि इतिहास का होने वाला है दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्लास 6 का स्टार्ट नहीं करके क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 11, 10, 9 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चूँकि हम सबको 6, 7, 8, 9, 10 ये सब तो पता ही होता है, सबसे मेन होता है 12th, 11th ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों हमारे शशि शरण सर के द्वारा दिया गया ये एनसीईआरटी 360 डिग्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों, जो कि हम कम समय में अपने तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। तो इस चैप्टर का नेम है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? मुहर, स्मारक, अन्नागार, पत्थर से बनी हल। आंसर हो जाएगा हमारा मुहर। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हड़प्पा मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि चिन्हित उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे अनेक आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश से बनी होती हैं? ईंटें, पीतल, ग्रेनाइट, सेलखड़ी। आंसर हो जाएगा हमारा सेलखड़ी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोग के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु जैसे अनेक आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ए, हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश महत्वपूर्ण सबूत खोजे गए। बी, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। सी, उपयुक्त में से कोई एक। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण लगभग डैश ईसा पूर्व के बीच किया गया है। 2600 से 1900, 2000 से 1900, 1900 से 1700, 1500 से 1400। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल हैं।
2. बाजरे के दाने हरियाणा के स्थलों से प्राप्त हुए थे। 3. हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी 1 और 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चोलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली जो कि हरियाणा में है में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। 2, कालीबंगन में जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है जो कि हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण में से संबंधित है। 3, कालीबंगन पर जोते गए खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि उसमें एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। 4, अफगानिस्तान में सुरतगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहर के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल 1 और 4, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1, 3 और 4, डी, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन यानी राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथों में बिठाए गए पत्थर फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुरतगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स फर्ग्यूसन, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? ए, सावधानी पूर्वक नियोजित सड़कें, बी, ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली, सी, नियोजित इमारतें, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उन्हें अगल बगल आवासों का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा शहर के सड़कों तथा गलियों एक दूसरे को डैश पर काटती थीं, आयताकार, वर्गाकार, समकोण, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी समकोण। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा बस्तियों में पश्चिमी भाग डैश था? बड़ा लेकिन उच्चतर, बड़ा लेकिन निचला, छोटा लेकिन निचला, छोटा लेकिन उच्चतर। आंसर हो जाएगा हमारा छोटा लेकिन उच्चतर।
एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंदी थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? 750, 700, 650, 600। आंसर हो जाएगा हमारा 700। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हर घर का ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों में अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में दुर्ग का हिस्सा नहीं था? विशाल स्नानागार, अनाज का गोदाम, जनता का आवासीय भवन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से, जो संभवतः लकड़ी के बने थे, बहुत पहले नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरातात्विक सभ्यता के किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नताएं जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करते थे? दुर्ग, शवाधान, स्नानागार, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा हमारा समाधान। पुरातात्विक यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता के शवाधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। 2. इस सभ्यता के कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण के मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। 3. इस सभ्यता में सिर्फ पुरुषों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी केवल 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिकनाई की गई थी। ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं। कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 1980 के दशक के मध्य शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों के एक पुरुष खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुरातात्विद किस प्रकार की वस्तुओं को सामान्यतः 2 प्रमुख वर्गों में बांटते हैं?
ए घरेलू उपयोग की वस्तुएं और आभूषण, बी उपयोगी यानी उपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं और विलास यानी कीमती दुर्लभ वस्तुएं, सी धार्मिक वस्तुएं और व्यवसायिक वस्तुएं, डी केवल मिट्टी से बनी वस्तुएं और धातु से बनी वस्तुएं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरातात्वों का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है, जिसमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु रोजमर्रा के उपयोग की श्रेणी में आते हैं? ए चक्कियां, बी सोने के आभूषण, सी हीरे जवाहरात, डी हाथी दांत की मूर्तियां। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सेम ही डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरातत्वविद कब किसी वस्तु को कीमती मानते हैं? ए जब वह साधारण पत्थर से बनी हो, बी जब वह प्राचीन काल में बहुतायत में पाई जाती हो, सी जब वह दुर्लभ या महंगी हो या जटिल तकनीकों से बनी हो, डी जब केवल धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होती हो। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फायंस यानी घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। क्वेश्चन नंबर 21 है, फायंस बनाने में मुख्यतः किन सामग्रियों का मिश्रण होता था? ए लोहे और तांबे का, बी घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थ का, सी पत्थर के चूरे और कोयले का, डी मिट्टी और चूने का। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फायंस से बनी छोटी पात्रों बर्तनों को कीमती क्यों माना जाता था? ए क्योंकि उनका उपयोग केवल धार्मिक स्थलों पर होता था, बी क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होने वाले पदार्थों से बनती थी, सी क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, डी क्योंकि इनका वजन बहुत हल्का था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं किस प्रकार के स्थलों पर अधिक मिलती हैं? ए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में, बी व्यापारिक मार्गों पर स्थित छोटे स्थलों में, सी बड़ी बस्तियों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, डी केवल समाधियों या कब्रगाहों में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए फायंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले और कालीबंगन छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुद्रो, लोथल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। मानचित्र 1 में चन्हुद्रो को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से, सुरकोत्ता से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मूर्तें आमतौर पर किस प्रकार की होती हैं? भुजाकार, गोलाकार, चौकोर, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन,
सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं तथा शंख, फायंस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलकाकार तथा खंडित। क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा सभ्यता के मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, कार्लिनियन जो सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं तथा शंख, फायंस और पक्की मिट्टी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। 2, इनका वितरण बड़ी और छोटी दोनों बस्तियों में समान रूप से मिलता है। 3, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त कुछ कच्चा माल स्थानीय था, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों से आयात किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 3, बी केवल 3, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्लिनियन जो सुंदर रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायंस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, ढोलकाकार, गोलाकार, खंडित। इनका वितरण बड़ी और छोटी दोनों बस्तियों में समान रूप से मिलता है। कुछ वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह संभव है कि चन्होद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनके बनाने की तकनीक में कौन सी प्रक्रिया शामिल थी? ए, सेलखड़ी को केवल काटकर सीधे आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता था। बी, सेलखड़ी का चूर्ण बनाकर सांचे में ढालने के बाद बारीक छिद्र करके अंतिम रूप दिया जाता था। सी, पत्थर को बिना किसी प्रक्रिया के गढ़कर मनका बना लिया जाता था। डी, केवल धातु के औजारों से पत्थर को तराश कर तैयार किया जाता था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जाते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल कैसे प्राप्त किया जाता था? ए, केवल स्थानीय क्षेत्रों से ही कच्चा माल इकट्ठा किया जाता था। बी, नदी मार्गों व तटीय मार्गों द्वारा दूर दराज क्षेत्रों से भी कच्चा माल मंगाया जाता था। सी, कच्चा माल केवल व्यापारिक समझौते के माध्यम से ही उपलब्ध होता था। डी, कच्चा माल राजा द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से नागेश्वर और बालाकोट हड़प्पा वासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे? ए, वहां सोने की खदानें थी। बी, वहां तांबे के सबसे बड़े भंडार थे। सी, वहां शंख आसानी से उपलब्ध था, जिसके लिए उन्होंने बस्तियां स्थापित की। डी, वहां अनाज की उन्नत खेती के केंद्र थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल के थे। सुदूर अफगानिस्तान में सुरतघोई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग का पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल, जो कार्नेलियन गुजरात के फड़ौज, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से और धातु राजस्थान से के स्रोतों के निकट स्थित था। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक हैं, क्योंकि ये शिल्प उत्पादन की प्रक्रियाओं तथा स्थलों का प्रमाण देते हैं। 2. शिल्प उत्पादन में कच्चे माल का प्रयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। 3. शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल राजा द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? A. 1 और 2, B. केवल 3, C. 1, 2 और 3, D. इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी केवल 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसके उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेत में से एक हैं। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, तो इन पत्थरों के टुकड़ों कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पाई मर्तबान की विशेषता क्या थी? ए. उसके ऊपर सोने की परत थी। बी. उसकी मोटी परत तरल पदार्थों की रिसाव को रोकती थी। सी. वह बहुत हल्का था। डी. उसमें अंक के चित्र कहानियां दर्शाते थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उसकी मोटी परत तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती थी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों को साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परत तरल पदार्थ के रिसाव को रोक देती है। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनियमन करते थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः ओमानी तांबे का प्रयोग किसके लिए करते थे? ए. आभूषण बनाने के लिए। बी. विनिमय के लिए। सी. औजार बनाने के लिए। डी. युद्ध सामग्री के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी विनिमय के लिए। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेलुहा संभवतः किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम था? मिस्र, हड़प्पाई क्षेत्र, चीन, रोम। आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पाई क्षेत्र। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेसोपोटामियाई मिथक में किस पक्षी का उल्लेख है जिसकी आवाज राजा के महल में सुनी जाने की बात कही गई? तोता, बाज, हाजा पक्षी जिसको मोर कहते थे, कबूतर। आंसर हो जाएगा हमारा हाजा पक्षी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, विविध प्रकार की
लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, जिसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेसोपोटामियाई के लेखों में मेलुहा को क्या कहा गया है? व्यापारियों का नगर, नाविकों का देश, सोने की खान, युद्ध भूमि। आंसर हो जाएगा नाविकों का देश। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया के से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हड़प्पाई मोहरों का प्रयोग व्यापार में वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच के लिए किया जाता था। 2. हड़प्पा सभ्यता में मुद्रांकन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि परिवहन के दौरान थैले साथ छेड़छाड़ न हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और दोनों। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केवल 2। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हड़प्पाई मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों के सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। ये पार्ट 1 होगा हमारा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको मेरी एफर्ट्स, मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।